आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के संबंध में। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक मीटिंग जो है चल रही है, इसका नाम है COP27। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसका मतलब होता है एक तरह की मीटिंग, एक तरीके का सम्मेलन है ना। तो ये जो मीटिंग चल रही है इसी के संबंध में हम बात करेंगे। अ नेसेसरी सिग्नल, एक जरूरी संकेत, एक आवश्यक संकेत। COP27 मस्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को रेखांकित करना है ना, उसे हाईलाइट करना। दैट सिक्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करना। द वर्ल्ड्स फ्यूचर गेट्स कॉस्टलियर विथ टाइम। COP27 को इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि दुनिया के भविष्य को सुनिश्चित करना समय के साथ और ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा है। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ विश्व के भविष्य को सुनिश्चित करना महंगा होता जा रहा है। इस बात को COP27 को हाईलाइट करना चाहिए। यानी कि हम जितनी देरी करेंगे उतना ही एनवायरनमेंट और आप कह सकते हो कि पूरी का पूरा जो हमारा वातावरण है वो डिस्टर्ब होता जाएगा। द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज़ अंडरवे। अंडरवे का मतलब है जारी है। तो 27वां अधिवेशन जो है कॉप है ना, COP है ना, ये जो 27वां सेशन जो है 27वां सम्मेलन जो है ये चल रहा है। कहाँ पर? एट इजिप्ट्स सी साइड सिटी ऑफ शर्म अल शेख। इजिप्ट की इजिप्ट में समुद्र के पास एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख। यहाँ पर ये सम्मेलन चल रहा है। वेयर, जहाँ पर कि ओवर 2 वीक्स, जहाँ पर कि 2 सप्ताह से भी ज़्यादा समय के लिए जो है विभिन्न देशों के हेड, बिजनेसमैन, ये लोग मिलेंगे। हेड ऑफ गवर्नमेंट, डिप्लोमेट्स, बिजनेस हेड्स, तो सरकार के जो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, डिप्लोमेट्स है ना, कूटनीतिक व्यक्ति, राजनयिक, बिजनेस हेड्स है ना कि भाई प्रमुख व्यापारी, एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, जर्नलिस्ट, पत्रकार एंड लॉबिस्ट। देखो, लॉबिस्ट हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और कुछ करने के लिए सरकार पे दबाव बनाता है, उसे बोलते हैं लॉबिस्ट। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। विल कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब है यहाँ पे देखो कई डायरेक्शन से आके और एक जगह पे मिल जाना, इसे कहा जाता है कन्वर्ज। कि भाई कई डायरेक्शन से आके और एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक डायरेक्शन में मिल जाना, इसे बोलते हैं कन्वर्ज। तो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ये सभी लोग जो हैं 2 सप्ताह तक अपनी मुलाकात करेंगे। द अटेम्प्ट, तो ये जो प्रयास है, इज़ टू इंच अहेड। इंच अहेड का मतलब है आगे बढ़ना। इंच अहेड ऑन अ ग्लोबल रीहॉल। देखो, ये जो शब्द आया है ना हॉल, इसका मतलब होता है आपकी एक जर्नी, आपकी कोई यात्रा है ना, किसी आपकी कोई जो यात्रा है ना, कठिन यात्रा, उसके लिए लगाते हैं हॉल। तो ये जो प्रयास हो रहा है ये क्या है? आगे बढ़ने का प्रयास है। एक कठिन यात्रा है ना, एक वैश्विक कठिन यात्रा है एनर्जी से संबंधित। एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन का मतलब है किसी चीज़ को यूज करना, उसका उपभोग करना। तो एनर्जी कंजम्पशन की जो कठिन यात्रा है उसी की दिशा में हम और आगे बढ़ रहे हैं। टू इम्प्रूव, क्या करना चाहते हैं हम इस यात्रा के द्वारा? इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। क्या? अर्थ चांसेस, हमारी जो धरती है इसके चांस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है विनाशकारी, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, कि
जो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, है ना, उनके अगेंस्ट, है ना, उनसे बचने के लिए जो है हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी जो धरती है उसकी कंडीशन सुधरे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लगातार अंधाधुंध तरीके से हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल कोयला, है ना, इनको लगातार जो है इनकी खपत करते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, प्रकृति का संतुलन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं उन पे काम करना होगा, है ना, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसके अलावा ये जो पारंपरिक ऊर्जा के जो संसाधन हैं उन पर निर्भरता को कम करना होगा। आगे देखते हैं। वाइल एवरी कॉप एंड्स, कि हर इस तरह के जो भी ये जो जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं वे समाप्त होते हैं किस तरह से, विथ अ हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट। देखो किसी भी चीज़ के लिए जब हम बोलते हैं ना हार्ड बार्गेन, तो इसका मतलब होता है, हार्ड बार्गेन का मतलब कि वो चीज़ आपने बड़ी ही कठिनता से प्राप्त की है, ठीक है ना। एक ईडियम होती है हमारे पास, ड्राइव अ हार्ड बार्गेन, ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। इसका मतलब होता है कि एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंचना जो कि आपको लाभ देता है ना, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तर्क प्रस्तुत करना। तो जब कॉप होता, कोई भी कॉप आयोजित किया जाता है तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, ये डॉक्यूमेंट जो है ना इस पर आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने पड़ते हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा तर्क रखने पड़ते हैं, तब जाके मामला बन पाता है। लेकिन द इसेंशियल प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो आवश्यक सिद्धांत हैं, कॉप सम्मेलन जब भी होता है इससे जुड़े हुए जो आवश्यक सिद्धांत हैं वे लगातार कांस्टेंट बने हुए हैं, वे एक जैसे ही बने हुए हैं, यानी कि हर बार लगभग एक समान बातें ही इस तरह के सम्मेलन में उठती हैं। कौन सी बातें हैं वे, हाउ टू इंश्योर, कि किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, दैट कि ऑल कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू पेइंग फॉर वाट इट टेक्स टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक देश जो है वो अपना योगदान दे, है ना, पेमेंट जो है अपना योगदान दे वो देश, फॉर किस बात के लिए, वाट इट टेक। देखो जैसे मैं बोलूँ कि इट इट टेक्स 2 मिनट्स, है ना, टू अचीव दिस टारगेट, कि भाई इस गोल को पाने में 2 मिनट लगते हैं। तो वाट इट टेक्स, है ना, कि भाई इसको पाने को आपके लिए क्या लगता है ना, ये वाट इट टेक्स टू अवॉइड, बचने के लिए, बचना या फिर टालना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है नेगेटिव परिणाम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि वैश्विक तापन के जो नेगेटिव परिणाम हैं उनको टालने के लिए, है ना, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, वाट इट टेक्स, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए प्रत्येक देश जो है कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, है ना। देखो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो किसी चीज़ पे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कि आप आपकी जो ज़रूरत है ना उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे, वहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है ना। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब उदाहरण के तौर पे जो गरीब देश हैं, अगर उनसे, या फिर जो विकासशील देश हैं उनसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, तो इससे क्या होगा, उनका जो आर्थिक विकास है ना, उस आर्थिक विकास से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना, आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो कुल मिला के किस तरह से जो है किस तरह से जो है कंट्रीब्यूशन लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ताकि जो देश हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रभावित ना हो। वाइल, जबकि अकाउंटिंग फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना, है ना, किसी को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। वाइल अकाउंटिंग फॉर देयर हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्जाजरबेटिंग। देखो एग्जाजरबेट का मतलब होता है कोई सिचुएशन जो है उसे और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसे और ज़्यादा ख़राब कर देना। द क्राइसिस का मतलब है संकट। अब देखो जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया जाए किस बात के लिए, हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि यार विकसित देश ही नहीं, यहाँ पर वे देश जो कि ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं। ये जो हमारे सामने जलवायु संकट खड़ा हुआ है, इस संकट को बिगाड़ने में ऐतिहासिक रूप से जो देश जिम्मेदार हैं उन्हें
जो देश रेस्पॉन्सिबल है उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। देर आर सेवरल कंट्रीज, कि कई देश हैं, स्पेशली खास करके आइलैंड नेशन, खास करके जो द्वीपीय देश हैं, दैट स्टैंड टू, उनकी स्थिति ये है, दैट स्टैंड टू लूज द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो प्राय द्वीप यानी कि जो द्वीपीय देश हैं उनकी स्थिति ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, तो इन द्वीपीय देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, है ना। दैट स्टैंड टू लूज, है ना, इनकी स्थिति ऐसी है कि इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट। अब देखो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इसमें ये जो आइलैंड नेशंस है ना, इनका कोई खास रोल भी नहीं है, यानी कि ये इतने विकसित देश नहीं है कि इन्होंने जो है इतना ज़्यादा जो है प्रदूषण फैलाया हो या किया हो। तो कुल मिला के ये बात कही गई है, विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट, कि ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है उसमें ये जो द्वीपीय देश हैं वे किसी तरह से जिम्मेदार भी नहीं है ना। और इसके बावजूद भी इनकी स्थिति ये है कि इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, दैट कि कॉप एग्रीमेंट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स। अब एक और बात हम देख लेते हैं कि ये जो कॉप एग्रीमेंट्स होते हैं नॉन बाइंडिंग, देखो कोई चीज़ बाइंडिंग है तो इसका मतलब है आपको उसका पालन करना पड़ेगा, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स, कि कॉप से जुड़े हुए जो भी मेंबर्स हैं, है ना, जिन्होंने भी साइन किए हैं, उनके लिए इन एग्रीमेंट्स को मानना बाध्यकारी नहीं है। एंड वोल्ट फेसेस, देखो वोल्ट फेस का मतलब होता है कि आप अब तक जिस बात में यकीन कर रहे थे अब आप उसके उल्टे चले गए, है ना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। एंड वोल्ट फेसेस नॉट अनयूजुअल, देखो नॉट आया, इसके बाद में अनयूजुअल आया। जब वाक्य में डबल नेगेटिव शब्द आ जाते हैं ना तो वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई कॉप एग्रीमेंट जो है वे नॉन बाइंडिंग है। तो कई बार हमें ये भी काफ़ी यूजुअल बात है कि कई बार जो देश है ना वे बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं इनके कॉप एग्रीमेंट्स के, ना बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं, बाहर हो जाते हैं कॉप एग्रीमेंट से। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स है, कि यूनाइटेड स्टेट जो है ना ये भी बाहर हो गया था, हालांकि बाद में वापस आ गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, यूनिलैटरली एग्जिटिंग, एग्जिट करने का मतलब है किसी चीज़ से बाहर हो जाना, एग्जिटिंग द एग्रीमेंट ओनली टू ज्वाइन अगेन। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी एक तरफा जो है बाहर हो गया था कॉप एग्रीमेंट से, हालांकि बाद में जो है यूनाइटेड स्टेट ने फिर से जो है ज्वाइन कर लिया। तो ये वोल्ट फेस भी हमें देखने को मिलता है कि आप किसी चीज़ में यकीन कर रहे हो, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो और बाद में जो है आप बिल्कुल अपोजिट हो गए। दीज मीटिंग्स ऑल्सो सर्व, अब ये जो मीटिंग्स होती हैं, सर्व, सर्व का मतलब है इस रूप में काम में आना, है ना, कि ये मीटिंग्स जो है ये काम भी करती हैं। एज अ फॉरम का मतलब होता है मंच, ठीक है। फॉर पब्लिक पॉस्चरिंग, देखो पॉस्चरिंग का मतलब होता है बिहेवियर। तो कुल मिला के सार्वजनिक रूप से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने का काम भी ये मीटिंग्स करती हैं। कंट्रीज अनाउंस देयर कमिटमेंट, कि विभिन्न जो देश होते हैं वे अपने डेडिकेशन को, कमिटमेंट का मतलब है आपका डेडिकेशन, आपकी प्रतिबद्धता, टू लॉफ्टी एनवायरमेंट गोल्स। देखो लॉफ्टी का मतलब हो गया हैवी, बड़ा, विशाल। लॉफ्टी इन्वायरमेंट गोल्स, कि विभिन्न जो देश होते हैं ये क्या करते हैं, बड़े बड़े पर्यावरण से संबंधित जो गोल्स हैं उनको अनाउंस करते हैं, है ना, उन गोल्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। बट डू लिटिल, लेकिन न के बराबर करते हैं। टू एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना। टू एग्जीक्यूट द ऑफन स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, सख्त। मेजर्स का मतलब है उपाय। दैट दीज एंटेल, बिकॉज, अब देखो कई सारे देश जो हैं वे वादे तो बड़े बड़े करते हैं, कमिटमेंट तो बहुत ही बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन कमिटमेंट्स को जो है अंजाम नहीं देते, इन कमिटमेंट्स को अंजाम देने के लिए न के बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, अब इन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, अक्सर
सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय या फिर कदम, है ना, सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो कमिटमेंट्स हैं, एंटेल का मतलब होता है आवश्यक बना देना किसी चीज़ को, कि ये जो कमिटमेंट्स हैं ये आवश्यक बना देते हैं कि आप अगर इन कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हो तो सख्त कदम उठाओ। और और अगर आप सख्त कदम उठाते हो तो उसके कारण क्या हो सकता है, दे पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, है ना, इन्वॉल्व पॉलिटिकल ब्लो बैक। देखो, ब्लो बैक, इस ब्लो बैक का मतलब होता है कि आपने कुछ किया और उसका नतीजा आपको उल्टा भुगतना पड़ा, कि इसका मतलब होता है अनइंटेंडेड रिजल्ट्स ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन, कि आपने कोई कदम उठाया और उस कदम का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, है ना, उस कदम के प्रतिकूल परिणाम आपको भुगतने पड़े, तो पॉलिटिकल ब्लोबैक, है ना। तो क्या होता है कि ये जो राजनेता होते हैं ये कमिटमेंट्स तो दिखा देते हैं, लेकिन उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए तो इस बात की संभावना होती है कि इन राजनेताओं को राजनीतिक रूप से ब्लोबैक, है ना, नुकसान झेलना पड़ सकता है। फॉर उदाहरण के तौर पे मान लो कि जैसे, मान लो कि भाई जैसे किसी देश की सरकार जो है ये कानून लागू कर दे कि भाई हम जो है पॉलीथीन को बैन कर रहे हैं। अब देखो, पॉलीथीन को बैन करने से कितने लोगों को नुकसान होगा, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, हर जगह आपको पॉलीथीन ही पॉलीथीन मिल जाएगी। तो कुल मिला के जो भी लोग पॉलीथीन से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो भी फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, तो इन सब का विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसे मामलों से सरकार भी गिर जाती है। तो इस कारण जो है ना, सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। हावेवर, हालांकि कॉप्स डू सर्व, हालांकि ये जो कॉप मीटिंग्स होती हैं वे इस बात के काम तो आती हैं। देखो, डू जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, किसी बात को, किसी सेंटेंस को, है ना, एम्फेटिक बनाने के लिए ना, उस पर और ज़्यादा जोर डालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि कॉप्स मीटिंग जो होती है वे इस काम में तो आती हैं एज एन इफेक्टिव नज। नज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को, है ना, प्रोत्साहन देना किसी चीज़ को, एनकरेज। हालांकि ये जो कॉप्स मीटिंग होती है ये एक प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम आती हैं। इवन अ डिकेड अगो, यहाँ तक कि एक दशक पहले, द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैड साइजेबल क्रिटिक्स, कि भाई एक कनेक्शन जो है हमें देखने को मिलता था कि ग्लोबल वार्मिंग की, वैश्विक तापन जो हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है ना, तो वैज्ञानिक तो कहते थे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बात को क्रिटिसाइज़ करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग थे, यानी कि वे ये मानते ही नहीं थे कि ऐसा हो रहा है। लेकिन नाउ नो कंट्री चैलेंजेस फंडामेंटल साइंस, लेकिन अब कोई भी देश जो है वह आधारभूत विज्ञान से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हें चुनौती नहीं देता, यानी कि अब काफ़ी हद तक साइंटिस्ट जो बात कहते हैं उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अ फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर इज़ द डायरेक्शन दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन को, ठीक है, कि जीवाश्म ईंधन मुक्त दिशा की ओर पूरा विश्व मुड़ चल रहा है ना। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, कि पूरा विश्व जो है किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब पूरा विश्व जो है फॉसिल फ्यूल फ्री दुनिया की ओर बढ़ रहा है ना। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सारी दुनिया लगभग इस बात को समझ गई है कि भाई ये जो जीवाश्म ईंधन है बड़ा ही लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। और दूसरा इसका हानिकारक प्रभाव है कि एक्सेसिव मात्रा में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ दस अप्रोप्रिएट, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल उचित है दैट COP27 इज़ व्यूड, कि COP27 को इस रूप में देखा जाता है, किस रूप में? एज द सो कॉल्ड है ना, कथित रूप से, तथाकथित इम्प्लीमेंटेशन कॉप,
इम्प्लीमेंटेशन कॉप का मतलब हो गया, देखो इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्यान्वित करना, इम्प्लीमेंट का मतलब है किसी चीज़ को लागू करना, तो लागू करने वाले कॉप के रूप में कॉप 27 को देखा जाता है। टू बोरो अ टर्म, टर्म का मतलब है एक पर्टिकुलर शब्द, फ्रॉम सामेश शौकरी, है ना, एक व्यक्ति का नाम है ये, आगे देखते हैं। सामेश शौकरी, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, कॉप 27। अब देखो इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं सामेश शौकरी, है ना, इन्होंने जो शब्द दिया है ना, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया है, तो इस शब्द का जो है अब हम यूज कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कॉप, है ना, कि भाई ये जो कॉप है ये कॉप ना रह के इम्प्लीमेंटेशन कॉप बने, यानी कि जो बातें कही गई है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है कि भाई आप जो है अब परिवर्तन कर रहे हो, बदल रहे हो, है ना। शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल सोर्सेस, रेन्यूएबल का मतलब है नवीकरणीय, है ना, ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत जो है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेन्यूएबल सोर्सेस इज एक्सपेंसिव। तो शिफ्ट करना कहाँ से, कि भाई जो जीवाश्म ईंधन है वहाँ से ऊर्जा के जो नवीकरणीय साधन है उनकी ओर शिफ्ट करना। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग क्या है कि एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। एंड द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज, और जो बड़े विकासशील देश हैं जैसे कि इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना, तो बड़े जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वाइल कमिटिंग टू अ कार्बन फ्री फ्यूचर, वाइल जबकि कमिटिंग टू का मतलब है डेडिकेशन दिखलाना, प्रतिबद्धता दिखाना किसी चीज़ के प्रति, है ना, कि भाई ठीक है ये जो बड़े देश हैं ये कार्बन फ्री फ्यूचर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। ऑल्सो अंडरलाइन, है ना, साथ ही साथ इस बात को भी जो है रेखांकित करता है, देयर राइट, कि भाई इनका अधिकार है, ये जो देश है ना, अंडरलाइन का मतलब इस बात को हाईलाइट करना, देयर राइट टू रिलाई ऑन, रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन, रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड होना, किसी चीज़ पर निर्भर होना। फॉसिल फ्यूल्स इन द इंटरिम, इन द इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी रूप से, है ना, अल्पकालीन रूप से, है ना, टेम्परेरी, इन द टेम्परेरी, कि भाई ठीक है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हमने बात की तो इनके लिए फॉसिल फ्यूल से रेन्यूएबल सोर्सेस पे आना काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ठीक है कार्बन फ्री फ्यूचर की इन्होंने बात की, लेकिन इस बात को भी रेखांकित किया है कि भाई इन देशों का अधिकार है कि वे थोड़ी बहुत देर के लिए, है ना, टेम्परेरी टाइम के लिए जो है फॉसिल फ्यूल का उपयोग करें। वाइल देर इज़ एग्रीमेंट, कि इस बात पर एग्रीमेंट है ना, इस बात पे लोग सहमत हैं, दैट कि डेवलप्ड कंट्रीज फुट द बिल, देखो फुट द बिल ये एक ईडियम है, फुट द बिल का मतलब होता है पे करना, फुट द बिल, है ना, इसका मतलब होता है मान लो कोई बड़ी अमाउंट है, उस पूरी अमाउंट को पे करना, उसे कहा जाता है फुट द बिल। तो देखो ऐसा माना जाता है कि जो विकसित देश हैं ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो अब ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है इससे निपटने के लिए जो पैसा है वो विकसित देशों के द्वारा दिया जाना चाहिए, है ना, ये पेमेंट जो है इनके द्वारा दिया जाए। द बल्क, बल्क का मतलब है एक बड़ी मात्रा, द बल्क ऑफ द रैंगलिंग, रैंगलिंग का मतलब है झगड़ा, रैंगल के साथ में आता है ओवर, है ना, कि भाई किस बात के ऊपर आप झगड़ा कर रहे हो, तो वो बड़ी बात जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है वो ये है डिटरमिनिंग, ये निर्धारित करना, है ना, झगड़ा इस बात के ऊपर चल रहा है कि इस बात को कैसे निर्धारित किया जाए कि ये जो बिल है इसको पे कैसे करना है, हाउ द बिल इज़ पेड, कि बिल को जो है पे कैसे किया जाए। भाई ठीक है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस संकट से जूझना है, और ठीक है कि भाई जो आप कह सकते हो कि जो विकसित देश हैं उन्हें जो है पेमेंट करना चाहिए, लेकिन वो पूरी प्रोसेस कैसे क्या होनी चाहिए कि किस तरह से पूरा पेमेंट किया जाए, है ना। द इम्प्लीमेंटेशन कॉप, इंडिया हैज सेड, इंडिया ने इम्प्लीमेंटेशन कॉप के बारे में क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन कॉप है मस्ट सेट आउट, सेट आउट का मतलब हुआ एक तरीके से निर्धारित करना, अ ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम, भारत का कहना है कि एक पारदर्शी पेमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, एंड स्पेल आउट, स्पेल आउट का मतलब होता है क्लियर कट तरीके से कहना, क्लियर कट तरीके से बताना कि हाउ कंट्रीज ऑलरेडी रीलिंग अंडर, देखो रील अंडर इसका मतलब है
किसी चीज़ के परिणाम को भुगतना, किसी चीज़ के परिणामों को झेलना। इंडिया ने इस बात को भी कहा है कि वे देश जो कि क्लाइमेट डिजास्टर्स को झेल रहे हैं, है ना, जो कि ऑलरेडी क्लाइमेट के विनाशकारी परिणामों को भुगत रहे हैं, कैन बी कंपनसेटेड, उनको हर्जाना कैसे दिया जाए। कंपनसेट करने का मतलब होता है हर्जाना देना, कि भाई कई देश ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को बिगाड़ने के लिए ज़्यादा नहीं किया, यानी कि वे इतने दोषी नहीं है क्लाइमेट चेंज को बिगाड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें क्लाइमेट चेंज के नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं। तो इनको जो है क्षतिपूर्ति कैसे दी जाए, है ना, इनको कंपनसेट कैसे दिया जाए। दिस विल ऑल्सो मीन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इसका ये मतलब भी होगा कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहाँ से? फ्रॉम रिसिपेंट नेशंस। रिसिपेंट का मतलब है यहाँ पे प्राप्तकर्ता, यानी कि जिस नेशन को मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी, ठीक है, तो उसकी तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई जो मदद उस देश को दी गई है तो वो पैसा जो है ऑन हाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स मेजरेबली, मेजरेबली का मतलब है जिसे आप माप सकते हो, है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो। इम्प्रूव, है ना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। और ट्रांजिशन का मतलब है परिवर्तन, ट्रांजिशन अवे। देखो ट्रांजिशन अवे का मतलब है आपने परिवर्तन किया, आप पहले एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ का प्रयोग कर रहे थे, अब आपने उस चीज़ से दूर हो गए, आपने बदलाव कर लिया। फ्रॉम पॉल्यूटिंग सोर्सेस, कि भाई जैसे अभी आप ऐसे सोर्सेस का प्रयोग कर रहे हो जो कि पॉल्यूटिंग है, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, आपके देश को पैसा दिया जाता है, तो आप कौन से उपाय करते हो, है ना, आप कौन से स्टेप्स लेते हो जिनके माध्यम से आप इन पॉल्यूटिंग सोर्सेस से अवे हो जाते हो, दूर हो जाते हो। तो ये बात भी रिसिपेंट नेशंस को बतानी चाहिए। अनलाइक ग्लासगो 2021, देखो ग्लासगो 2021 जो सम्मेलन हुआ था ये भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। इसमें नेट जीरो और कमिटमेंट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल, इसमें बात की गई थी कि भाई नेट जीरो कार्बन प्राप्त किया जाए, है ना, कि भाई कार्बन न्यूट्रल, है ना, इस कार्बन न्यूट्रल कंडीशन को प्राप्त किया जाए। वर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, यहाँ पे देखो ये जो लिखा हो ना, वर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, यानी कि ग्लासगो 2021 हुआ था, इसकी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो क्या थी? वो थी नेट जीरो कमिटमेंट, कार्बन न्यूट्रल बनना, है ना, कि भाई कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे जीरो कर दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन कॉप्स, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन कॉप है ना, ये जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इसमें जो बातें कही गई हैं आर अनलाइकली, उन बातों के ऐसा होने की संभावना कम है। अनलाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना कम है, ठीक है। टू रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है कि इसका परिणाम क्या होता है। टू रिजल्ट इन एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, ब्रेक थ्रू का मतलब है बड़ी उपलब्धि। तो कुल मिला के इम्प्लीमेंटेशन कॉप्स के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, है ना, उनके माध्यम से कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, है ना, इसके चांसेस कम हैं। ऑफन, अक्सर, हाउएवर, हालांकि, हालांकि अक्सर, इट इज़ द अनस्पोकन, अनस्पोकन का मतलब है जो बोला नहीं जाता। एंड द सबटरेनियन, सबटरेनियन का मतलब होता है कि अंडर द ग्राउंड, कोई चीज़, देखो एक तो इसका मतलब हो गया अंडर द ग्राउंड, ठीक है, और सबटरेनियन का मतलब हो जाएगा जैसे आप कोई प्रोजेक्ट है उस पर छिपे रूप से काम कर रहे हो, उसको कहा जाएगा सबटरेनियन, ठीक है ना। सबटरेनियन का मतलब हो गया एक तो अंडर द ग्राउंड, है ना, जैसे कि मान लो आपने कोई टनल बनाई, कोई रिवर है अंडर द ग्राउंड है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सबटरेनियन। दूसरा सबटरेनियन का मतलब होता है कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसे आप छिपे रूप से अंजाम देते हो, ठीक है ना। दैट गेट द जॉब डन, गेट द जॉब डन का मतलब होता है कि भाई इस तरह से आपका काम होता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई ना हावेवर, कि अक्सर क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादा आप ज़ोर ज़ोर से और चिल्ला चिल्ला के बातें कहते हो ना, तो आप जो है उस एक्शन को बहुत कम लेते हो। कि अक्सर किसी काम का नतीजा अगर हमें देखने को मिलता है ना, अगर मान लो कोई काम अंजाम दिया जाता है किसी काम को, तो उस काम के बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता है ना, अनस्पोकन तरीके से उस काम को किया जाता है, सबटरेनियन तरीके से उस काम को किया जाता है, छिपे रूप में उस काम को किया जाता है, और तब जाके आपका काम पूरा हो पाता है ना। दैट गेट द जॉब डन, ठीक है ना। भाई उदाहरण के तौर पे आप समझ लो कि आप जो है
IAS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आप चिल्लाते फिरो पूरे मोहल्ले में, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो शायद इस तरह से लोग सफल कम होते हैं। लेकिन बिना बोले और छिपे रूप से जब आप तैयारी करते हो, तब जो है आपका काम पूरा हो पाता है ना। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, दैट गेट द जॉब डन। COP27 मस्ट सेंड द मैसेज। COP27 के द्वारा इस संदेश को जरूर दिया जाना चाहिए, इस संदेश को भेजा जाना चाहिए, लाउड एंड क्लियर। यानी कि COP27 के द्वारा इस बात को बहुत ही लाउड तरीके से और बहुत ही स्पष्ट रूप में ये मैसेज देना चाहिए, दैट कि बी इट वार और पीस, चाहे युद्ध हो और चाहे शांति हो, चाहे गरीबी हो और चाहे अधिकता हो। पॉवर्टी का मतलब है संसाधनों की कमी होना, एक तरीके से गरीबी। प्लेंटी का मतलब है संसाधनों की अधिकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, चाहे शांति का काल है चाहे युद्ध का काल है। सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर, कि दुनिया के भविष्य को सुनिश्चित करना, कम्स एट अ प्राइस, एक ऐसी कीमत पे आता है, दैट ओनली गेट्स कॉस्टलियर, ये कीमत जो है लगातार महंगी होती जाती है, एवरी पासिंग डे। यानी कि COP27 के द्वारा ये मैसेज दिया जाना चाहिए, सभी को इस बात को समझना चाहिए कि चाहे युद्ध हो या शांति हो, पॉवर्टी हो या प्लेंटी हो, लेकिन दुनिया के भविष्य को सुनिश्चित करना एक ऐसी कीमत पे आता है। किस कीमत पे? ये कीमत जो है हर गुजरते दिन के साथ महंगी होती जाती है। यानी कि ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते हैं, त्यों त्यों अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक्शन नहीं लेते तो आगे मामला और भी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो संकट है आगे और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर त्वरित एक्शन नहीं लिए जाते हैं ना, इमीडिएट एक्शन नहीं लिए जाते हैं।